क्या ये सैचुरेटेड है? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं क्या? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं दोस्त, वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हो, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से। पीएच, अगर ये बॉन्ड पाई वाला टूट गया तो ऑक्सीजन पे पूरा माइनस आ जाएगा, कार्बन पे पूरा प्लस आ जाएगा। आ जाएगा। कुछ नहीं किए, पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको माइनस दिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को क्या दे दिए? प्लस दे दिए। ठीक। अब देखो इतने पोर्शन को जरा देखो ध्यान से, सिर्फ इतना ही को देखो। ये तो प्लस चार्ज का रेजोनेंस है ना, जो ऊपर की है प्लस का ही रेजोनेंस है ना, तो ये घूम के आएगा इधर, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देगा? CH2 CH डबल CH, O पे यहाँ माइनस ही है और यहाँ क्या आ गया? प्लस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन देगा और पैरा पर इलेक्ट्रॉन देगा, और कुछ नहीं है। यही पॉइंट वहां लिखाया हुआ है एक्सप्लेन करके। ठीक है। In benzene ring, hyperconjugation effect operate at only ortho and para position with respect to group. ओके तो अभी तक बात हुआ था, इसमें हम लोग तीन चीज पढ़ने वाले हैं बेसिकली, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर। इन तीन चीजों के बारे में काफी डिटेलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो आपको समझना पड़ेगा, वो देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको दिख रहा होगा। ठीक है। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है उस पर आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समझिएगा उसको कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली क्या होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है कि कोई चीज जो है ना वो बीच में बना होगा। देखिएगा ध्यान से, मान लिया जाए आपके सामने कोई रिएक्शन मैं दे दूं, जैसे ये देखो आप, ए है, ध्यान से देखिएगा यहां पर, अगर आपके सामने कोई ए चीज दिया हुआ है ना, ए है, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं बी और सी के साथ। ध्यान से समझिएगा, ए है कोई और बी सी पहले से कंपाउंड आपस में बना हुआ है, बी सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बताइए क्या हो सकता है? मैं आपसे ये कहूं कि रिएक्शन इसका करवाना है, तो रिएक्शन करवाइएगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड का टूटना जरूरी है। जब तक बॉन्ड बी और सी के बीच नहीं टूटेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब बॉन्ड टूटता है और फिर नया बॉन्ड्स बनते हैं, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो आप समझिए यहाँ ध्यान से, बी और सी के बीच के बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूं, तो बी और सी के बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ए बी के साथ जुड़ जाए और सी अलग हो जाए। ठीक है, ए बी के साथ जुड़ गया और सी अलग हो गया, यहां पर ये बात समझ लीजिए। तो ये जो रिएक्शन हुआ, जो शुरुआत में आपने लिखा था वो है रिएक्टेंट, और ये है आपके सामने प्रोडक्ट। तो जो रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, तो बीच में कुछ कुछ बना होगा, क्योंकि देखिए बॉन्ड जब टूटा, तो बॉन्ड टूटा है तो बीच में कुछ कुछ बना होगा, और वो क्या क्या चीजें बन सकता है? या तो आपको कार्बन पर प्लस चार्ज दिख सकता है, या कार्बन पर माइनस दिख सकता है, या कार्बन पर एक डॉट दिख सकता है। ये तीन में से कोई भी चीज बीच में आपको दिख सकता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको इंटरमीडिएट वही चीज बताया गया है। देखिए रिएक्टेंट था यहाँ पर, और उसका सी के साथ रिएक्शन करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में या तो कार्बोकेटायन बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल, या कार्बन पे माइनस चार्ज, और ए सी के साथ अटैच हो गया और प्रोडक्ट, ऐसा साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया है। अब सवाल ये आता है कि ये बॉन्ड टूटेगा कैसे? दो तरीके से बॉन्ड टूटता है भाई, दो तरीके से। एक होता है होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। तो होमोलिसिस में आपको क्या करना है? बीच से बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और ए के बीच का, बीच से ही बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है। तो अगर जब आप बीच से बॉन्ड ब्रेक कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा? बोलिए। बीच से जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, इस तरीके से आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए ये है कार्बन आपके सामने, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और यहां पर ए के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है ये जो बॉन्ड बना होगा दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होगा। तो बीच से ही अगर बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए तो बताइए कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कि नहीं? और इधर H और इधर क्या हो जाएगा? H और प्लस ए पर आ जाएगा डॉट। तो ये जो कार्बन पे डॉट आया ना, इसको बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ये हो गया फ्री रेडिकल। एक तरीके से और बॉन्ड टूट सकता है, जरा ये सोचिए, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके सामने ए है, और मान लिया जाए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सी के मुकाबले, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ए पर आएगा पार्शियल माइनस और यहाँ पार्शियल प्लस। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उस पर आता है माइनस चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर आता है कॉम्परेटिवली प्लस चार्ज। तो अगर ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर कंप्लीटली माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन उस पर आएगा प्लस चार्ज, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये जो कार्बन पे प्लस आया ना इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोकेटायन। कार्बन पर जो प्लस है उसको कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। एक तरीके से और भी बॉन्ड टूट सकता है, अगर आप इतना समझ पाए हैं तो आपको मैं बता दूं एक तरीके से और बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। आइए जैसे ये देखो आप यहां देखिएगा, होमोलिसिस में क्या हुआ, बॉन्ड बीच से ही टूट गया, जैसा कि मैंने उधर बताया था। बॉन्ड बीच से टूटा तो कार्बन पर एक डॉट आएगा जिसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। हेट्रोलिसिस में क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा तो उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ कार्बन पर देखिए प्लस आ रहा है, पार्शियल प्लस, ये है पार्शियल माइनस। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर पूरे तरीके से प्लस आएगा जिसको हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं। और यहाँ देखिए एक केस ऐसा है कि जिसमें कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका, समझिए, अगर आपका कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर हल्का माइनस रहेगा और इस पर हल्का प्लस रहेगा। और ये बॉन्ड जब टूट जाए तो जो माइनस है वो पूरे तरीके से माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मतलब मोटा मोटी आप ये बात समझ लीजिए कि अगर कार्बन पर डॉट दिख जाए तो इसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्लियर। कार्बन पे माइनस दिखे, माइनस मतलब इसको बोलते हैं अपन कार्ब एनायन। ठीक। कार्बन पर अगर प्लस चार्ज दिखे तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्लियर हो गया ये चीज, समझिए आप। तो कार्बन पे डॉट, कार्बन फ्री रेडिकल, माइनस दिखेगा मतलब कार्बेनायन, प्लस दिखेगा मतलब कार्बोकेटायन बोलेंगे। और ये फ्री रेडिकल कैसे बना बताइए, होमोलिसिस से बना है, बीच से ही बॉन्ड टूट के बना है, आप देख सकते हैं उधर होमोलिसिस से बना है। और ये दोनों जो बना है वो कैसे बना है, हेट्रोलिसिस से। हेट्रोलिसिस से ये बॉन्ड बना है, आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी तक इतना हम लोग समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। तो नेक्स्ट देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है जो बात करने वाले हैं, जैसे कार्बोकेटायन के बारे में। तो कार्बोकेटायन में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलिए। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, देखो देखो ध्यान से देखो, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां देखिए ये है कार्बोकेटायन आपका, ठीक है। ये है आपके सामने कार्बोकेटायन। कार्बन पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है। कार्बन पे प्लस चार्ज है और ये 3 बॉन्ड बनाया है, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। एक प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो कार्बन पे रहेगा प्लस चार्ज। अब उसका कई सारा प्रॉपर्टीज लिखा हुआ, जरा देखिएगा। इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप देखिए 1 2 हो गया, 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए यही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये ट्राई वैलेंट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ट्राई वैलेंट क्यों, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाया है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हाईली रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल चीजें ज्यादा रिएक्टिव होती है इसीलिए। अब लिखा हुआ एक्ट एज लुईस एसिड, ये लुईस एसिड के जैसा काम करेगा, क्योंकि इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उसको बोलते हैं अपन लुईस एसिड। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का सिंपल मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने यहाँ पे बने हैं, देख सकते हैं आप, बताइए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने हैं, बॉन्ड पेयर कितना होगा, बोलिए बोलिए। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ कितने बने हैं, देखिए आप।
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बने थे कार्बोकेटाइन में, 1 2 3 बना है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन आपको कहीं फ्री नहीं दिख रहा होगा, जरा देखिए ध्यान से, कहीं नहीं है, तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन भी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वो भी 0 है। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ये म्यू है जिस तरीके से दिखाया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का √n इंटू n प्लस 2, ये है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। ये बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट लिखा हुआ है। n क्या है भाई साहब, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा n की वैल्यू उतना ही हो जाएगी यहाँ पर। तो बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आया था, तो अगर n की जगह 0 रख दीजिएगा तो म्यू क्या आ जाएगा 0, म्यू 0 आ गया। अगर म्यू 0 आ जाए, वैसे स्पीसीज को बोलते हैं अपन डायामैग्नेटिक। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो sp2, आप पढ़ चुके हैं ये सब, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ज्योमेट्री पूछा जाए, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये काफी इजी है, ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अब इसी के जैसा आप थोड़ा देखिए आगे, इसी के जैसा थोड़ा आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ब एनायन। अब कार्ब एनायन में भी वही सारा पॉइंट आ जाएगा। पहला कार्बन देखिए 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब माइनस चार्ज है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर भी है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पढ़िए इसको, ये भी ट्राईवैलेंट है क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ, कैसे 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी है 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बावजूद भी ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों होगा ये, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होते, ज्यादा अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। अगर हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगा। एक्ट एज लुईस बेस, लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर किसी लुईस एसिड को डोनेट करता है। तो इसके पास देखिए लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जिसके वजह से इसको लुईस बेस बोलेंगे। बॉन्ड पेयर मतलब कितना बॉन्ड बना है 3, उसी तरीके से लोन पेयर कितना है ऊपर में एक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो कहीं है नहीं 0। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा √n इंटू n प्लस 2, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वहां अनपेयर्ड 0 है, फिर से म्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से आप देखिए, इसको मैंने डायामैग्नेटिक बोला, अब बोलना भी चाहिए क्योंकि अनपेयर्ड 0 है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है भाई sp3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है बोलिए, नंबर ऑफ सिग्मा, ये सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन वहां से निकल जाएगा, sp3 है। ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा पिरामिडल, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, और बॉन्ड एंगल 160 डिग्री के अप्रोक्स है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इधर लिखा हुआ है। अब यही सेम पॉइंट कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में है, ये भी 3 बॉन्ड बनाता है, तो ट्राईवैलेंट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट 7 इलेक्ट्रॉन, हाईली अनस्टेबल क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाईली रिएक्टिव होगा क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक्ट एज लुईस बेस, नहीं, ना ही ये लुईस बेस के जैसा बिहेव करेगा, आप समझिए इस चीज को, ना ही ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा और ना ही लुईस बेस के जैसा। बात को समझिए आप पहले, क्योंकि देखिए लुईस एसिड का क्या होता है डेफिनेशन, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड किसे बोला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है उसी को बोलते हैं अपन लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं। पेयर की मैं बात कर रहा हूं, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जोड़ा की बात हो रही है, यहां पर भी पेयर मतलब जोड़ा की बात हो रही है। यहाँ फ्री रेडिकल के पास जरा ध्यान से देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है, तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये पेयर में तो है नहीं, तो ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा ना ही दे पाएगा, तो ना ही ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा और ना ही ये बेस के जैसा। बॉन्ड पेयर देख सकते हैं आप, 3 बॉन्ड बनाया है, लोन पेयर एक भी नहीं है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा होगा, वो है आपके सामने 1, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा √n इंटू n प्लस 2, और n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा यहाँ 1, क्योंकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है इस बार, और इसका वैल्यू आ जाएगा √3, बाहर निकालिएगा तो 1.732। ये सब प्रॉपर्टीज है। ये पैरामैग्नेटिक होगा भाई, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डाया नहीं बोलते, उसे पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। हो गया पैरामैग्नेटिक। ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा sp2 है, ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल प्लेनर ट्रायंगल, और बॉन्ड एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल की कहानी है, बिल्कुल एक जैसी चल रही है, ठीक है, तो आप इसको प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा एक बारी ध्यान से।
अब देखिए कहानी की शुरुआत यहां से होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा, देखिएगा जरा ध्यान से। इंडक्टिव इफेक्ट अपने को इसमें करना क्या है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। जैसे ये देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहां मैंने कोई भी, चलिए हैलोजन लगा दिया यहां पर, हैलोजन। आपको पता है कार्बन हैलोजन में हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर हल्का माइनस चार्ज रहेगा और इस पर हल्का प्लस चार्ज रहेगा। अब इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज आया, इसके वजह से बगल वाले कार्बन पर भी प्लस चार्ज क्रिएट होगा, इसके बगल वाले कार्बन पर भी आएगा प्लस, और इसके बगल वाले कार्बन पर भी आएगा प्लस। मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, हैलोजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से थोड़ा सा खींचा, तो ये कार्बन थोड़ा सा इससे खींच रहा है, ये कार्बन थोड़ा सा इससे खींच रहा है, ये कार्बन थोड़ा सा इससे खींच रहा है। लेकिन हैलोजन जितना ज्यादा बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। इससे थोड़ा और कम खींचेगा, इससे थोड़ा और कम खींचेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन खींचना ही कम हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो दिख रहा है ना आपको, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस ही इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचा जा रहा है, यही है इंडक्टिव इफेक्ट और कुछ नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। अब इसमें कई सारे पॉइंट हैं। देखिए आप पहले बात तो एक पॉइंट समझिए यहां पर कि देखिए ये पहली बात सिंगल बॉन्ड में ही आपको देखने के लिए मिलता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड में ही इंडक्टिव इफेक्ट देखने मिलेगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जिसको बोलते हैं। क्लियर है ये बात। दूसरी बात है ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर नजदीक वाले पे इफेक्ट ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाइएगा इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। तीसरी बात, यहाँ जो चार्ज आया है वो पार्शियल चार्ज है, पूरे तरीके से चार्ज नहीं है। जैसे ये देखो कार्बन हैलोजन ऐसा पार्शियल माइनस या डेल माइनस बोल सकते हैं, ये जो चार्ज दिखता है ना इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल, पार्शियल चार्ज। ये है आपके सामने पार्शियल चार्ज। लेकिन कार्बन पर पूरे तरीके से प्लस में दे दूं तो इसको बोला जाता है प्योर चार्ज, ये है प्योर चार्ज। लेकिन इंडक्टिव में प्योर चार्ज नहीं आता, ऐसा पार्शियल चार्ज देखने के लिए मिलता है। आइए इसके पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखिएगा पॉइंट, आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़िएगा, जो समझाएं वही है। तो पहला नंबर पॉइंट है इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये इफेक्ट हर जगह काम करता है। दूसरा, दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल इन ओनली सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यस अभी मैंने आपको समझाया सिर्फ सिंगल बॉन्ड में ही ये काम करता है। दूसरा, दिस इफेक्ट इज डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा बगल वाले पे इफेक्ट ज्यादा, उसके बगल वाले पे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका इफेक्ट डिक्रीज डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है भाई, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, पूरा चार्ज नहीं आएगा ना प्योर, पार्शियल चार्ज, देखिए पार्शियल चार्ज आया है, पार्शियल चार्ज या पोलराइज चार्ज बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन के बाद इस इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ एक कार्बन है, बगल में एक और कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, और हैलोजन इधर से खींच रहा है, तो पहले वाले कार्बन पर इफेक्ट लगाएगा, दूसरे पर लगाएगा, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे ऐसे और भी कार्बन होंगे, वहां से खींच नहीं पाएगा ये इफेक्ट, क्योंकि धीरे धीरे इफेक्ट क्या हो रहा है आप खुद बताइए, धीरे धीरे इफेक्ट क्या हो रहा है। आप कहिए सर जी कम हो रहा है इफेक्ट, हो रहा है कि नहीं बोलिए, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, खुद सोचिए। ये ग्रुप बगल वाले, सुनिएगा जरा ये एग्जाम्पल, चलिए इससे समझते हैं। ये ग्रुप बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इससे ज्यादा खींचेगा, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा और कम, तो अगला जो कार्बन आते जाएगा आगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा। वही लिखा हुआ था, फोर्थ कार्बन के बाद ये इफेक्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट है, दो टाइप का इफेक्ट होता है, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, सिंपल वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सप्लाई करने का काम कर रहा होगा, और उसके वजह से जो इफेक्ट आएगा उसी को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। जरा देखिए ध्यान से, इस बार ये जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दे रहा है तो कोई लेगा तो उस पर माइनस आएगा, यहाँ डेल्टा 2 माइनस, यहाँ डेल्टा 3 माइनस, और यहाँ डेल्टा 4 माइनस आएगा। तो ये ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो इस पे माइनस आया, ये ऐसे ऐसे, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा, बगल वाला कार्बन, का बगल वाला थोड़ा कम, उसका बगल वाला थोड़ा और कम, इसका बगल वाला थोड़ा और कम, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो दिया इसके वजह से जो इफेक्ट देखने मिला, ऐसे ग्रुप को क्या बोलिएगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EWG भी बोल सकते हैं, या फिर उसको प्लस आई ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको प्लस से डिनोट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल लो।
अब माइनस आई में क्या होगा जनाब? तो माइनस आई में जरा देखिए ध्यान से, माइनस आई में क्या होगा? वही एक ग्रुप जो ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। तो बगल वाले कार्बन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके बगल वाले से थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके बगल वाले से थोड़ा और कम खींचेगा बगल, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं इफेक्ट तो कम होता जाएगा ना। बात को समझिए, इफेक्ट कम होता जाएगा। क्लियर? अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये लेने का काम कर रहा है। दो टाइप का इफेक्ट आता है। अब मन में एक सवाल आता है कि सर जी कैसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा और कैसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब विड्रॉ करेगा और डोनेट करेगा। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस किस टाइप के ग्रुप है। यहाँ ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर का तो कुछ नहीं कर सकते अपन, याद ही रखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप का प्लस आई मतलब बोलिए बोलिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप ना। प्लस आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप का ऑर्डर। जरा देखिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है CH2 माइनस है यहाँ, फिर आ जाएगा NH माइनस, दिख ही रहा होगा आपको, फिर O माइनस, और फिर क्या है बोलिए, C डबल बॉन्ड O माइनस। ये सब ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। फिर जरा देखिए यहाँ 3 डिग्री आएगा जो आपको दिख रहा होगा, ये 3 डिग्री कार्बन आएगा। फिर उसके बाद आएगा 2 डिग्री जो लिखा हुआ भी है, 1 डिग्री आएगा मिथाइल आएगा, और मिथाइल के बाद कौन आ जाएगा? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, और लास्ट में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप का ऑर्डर है। वैसा ही सेम ऑर्डर देखिए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले का भी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप का भी ऑर्डर आपको दिख रहा होगा सामने, जैसे देखिए आप इस तरीके से। यहाँ NF3 NR3 SR2 इस तरीके से एक ऑर्डर दिया हुआ है कि NO2 भी खींच रहा है, SO3H भी, साइनाइड भी खींच रहा है। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा बताइए? जिसका ऑर्डर ज्यादा है, देखिए जिसका पावर ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है कि प्लस आई पहचानेंगे कैसे। कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगा, मतलब माइनस दिखने वाला कोई भी स्पीसीज दिख जाए, या फिर न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिख जाए, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिख जाए, वो प्लस आई लगाएगा। उसके अलावा बाकी सारे ग्रुप जो हैं वो सबके सब माइनस आई लगाएंगे। आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पहचानना है कौन प्लस आई लगाएगा कौन माइनस आई। जैसे OCH3 को देख लीजिए, OCH3 को आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से समझ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। OCH3 इसके बारे में पता करना है, प्लस आई लगाएगा कि माइनस आई लगाएगा। पहली बात, इस पर तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओके। क्या ये न्यूट्रल है? यस। क्या ये सैचुरेटेड है? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं क्या? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं दोस्त वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हो, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से। भाई साहब ये नेगेटिव भी नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, तो सीधा क्या लगाएगा? माइनस आई। सिमिलरली OH देखो हाइड्रोकार्बन नहीं है तो ये लगाएगा माइनस आई। यहाँ देखिए, यहाँ लगता है कुछ छूट गया है, CH3 होगा, रुक जाइए, CH, यहाँ ड्यूटेरियम लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाए ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रल है, सैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है, तो प्लस आई लगाएगा। NH2 को देखिए, ये भी माइनस आई लगाएगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। ये देखो 3 मेंबर रिंग बना है और कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है, सिंगल बॉन्ड न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन, वो प्लस आई लगाता है दोस्त, चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ हो। यहाँ देखिए इधर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड, ये सब सारे के सारे डबल ट्रिपल माइनस आई लगाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था कौन प्लस आई लगाएगा कौन माइनस आई लगाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब सवाल है इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर चलते हैं और देखिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे। समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। मैं यहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, बट मैं इधर समझा रहा हूँ, आप उसे समझ जाइएगा तो काम हो जाएगा। ये है कार्बन पर प्लस चार्ज, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या है, एक और कंपेयर इसके साथ करवाना है। यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है, और इधर भी नाइट्रो ग्रुप लगा है, और कार्बन पे है प्लस चार्ज। पूछा जा रहा है कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए आपको क्या चेक करना है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टली मैंने लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा जितना बढ़िया होगा कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ देखो CH3 है, CH3
अभी अभी पढ़े इंडक्टिव में ये CH3 क्या कर रहा था, प्लस आई लगा रहा था, आप देख लीजिएगा पीछे। ये भी इंडक्टिव में क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। ये भी इंडक्टिव में क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वही तो पसंद है कार्बोकेटाइन को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा है, और नाइट्रो बताइए इंडक्टिव में क्या लगाता है, माइनस आई, और यहाँ पर लगेगा माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, इनवर्सली है, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा बढ़िया रहेगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो कार्बोकेटाइन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ढूंढना है, समझिए इस बात को। आओ जरा समझते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ, जरा देख लीजिएगा ध्यान से। अगर मैं आपको बॉन्ड लाइन ऐसा करके बना के दे दूं, और कार्बन पे प्लस चार्ज, यहाँ भी कार्बन पे प्लस चार्ज, यहाँ भी कार्बन पे प्लस चार्ज, इस तरीके से मैंने यहाँ लगा दिया क्लोरीन, ठीक, यहाँ फ्लोरीन, और यहाँ लगा दिए आयोडीन। अब जरा देखिए, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन पर कुछ लगा हुआ है, यहाँ बगल में कुछ नहीं है, उसके बगल में है, यहाँ भी बगल में कुछ नहीं, उसके बगल में है। तो ऐसा केस कभी भी आ जाए कि कोई नजदीक लगा है, कोई दूर लगा है, वहां लगाइएगा अपन DNP रूल। वहां क्या लगा देंगे, DNP रूल। अब DNP रूल क्या है भाई, T4 होता है डिस्टेंस, T4 क्या है डिस्टेंस, और N4 क्या है बताइए, नंबर ऑफ ग्रुप्स, और P4 क्या है, P4 होता है यहाँ पावर। वही ऑर्डर जो था ना, किसका प्लस आई ज्यादा होता है, किसका माइनस आई ज्यादा होता है, तो वही उसका पावर है। और ये रूल जो है आपको सीक्वेंस में ही लगाना है, सीक्वेंस में, मतलब सबसे पहले क्या चेक करिएगा, डिस्टेंस, यहाँ से आंसर नहीं आएगा तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, यहाँ से नहीं आएगा तो पावर चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया कर दे रहा हूँ, यहाँ CH3 लगा हुआ है, और यहाँ भी CH3 ही लगा हुआ है, और यहाँ जो है वो है CD3 लगा हुआ है, CD3। ये सब के सब इंडक्टिव में प्लस आई लगाते हैं, देखिएगा जाके प्लस आई लगाता है, और यहाँ भी प्लस आई लगाता है। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन को किस टाइप का ग्रुप स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोले तो प्लस आई, तो ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे पहले डिस्टेंस के हिसाब से देखिए, सबसे नजदीक में लगा, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में सबसे नजदीक में ये लगा हुआ है, तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा, तो ए वाला ज्यादा आगे आ जाएगा, अगर इसको ए बोला जाए तो। इन दोनों में देखिए डिस्टेंस सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम है, डिस्टेंस सेम है, नंबर ऑफ, तो पावर देखिए, तो जरा ऑर्डर में देखिएगा, CD3 का पावर ज्यादा होता है, C आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, B। मतलब ओवरऑल आपको ज्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना है, काम हो जाएगा यहां से। क्लियर। अब देखिए इस चीज को समझिए, यही सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए हुए हैं, देख सकते हैं आप। CH3 था, CH3 CD3, यहाँ से देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कई सारे सवाल आपको DNP रूल पे भी मिल जाएगा। आपको ग्रुप का नेचर देखना है और आंसर ले आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो रिवीजन जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए आप, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। मतलब अगर कोई मोर स्टेबल है और कोई लेस स्टेबल है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उस पर माइनस माइनस चार्ज दे दिए, माइनस प्लस, जैसे ये देखो CH3 माइनस और NH2 माइनस, मैं आपसे ये पूछूंगी बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्पीसीज कौन है। तो आप जानते हैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, तो उस पर माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। उल्टा सोचो, अगर मैं ऐसा पूछूं कि CH3 प्लस और NH2 प्लस, मोटा मोटी बात यह है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है, यह आएगा। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ध्यान से जरा देखिए, लिखा हुआ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। ऊपर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सबके मुकाबले, तो इस पे प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए बोलिए, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां होगा ज्यादा स्टेबल। क्लियर है ये चीज। तो ये सब क्वेश्चन, इस सारा का सारा क्वेश्चन कराया हुआ है,
जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही रहेगा। क्वेश्चन नहीं आए समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सारे का सारा पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। क्लास कभी भी क्लास चल रहा है तो क्लास के बाद हल्का फुल्का डाउट क्लियर कर लीजिएगा, बट आपको अभी समझना पड़ेगा यहाँ। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। भाई साहब जो कार्बोकेटायन को स्टेबल कर रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वही फ्री रेडिकल को भी स्टेबल करेगा। सिंपल, तो यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए 3 CH3 लगा है फ्री रेडिकल के बगल में, और यहाँ पर देखिए साइनाइड लगा है फ्री रेडिकल के बगल में। साइनाइड खींचता है इलेक्ट्रॉन, खींचता है, और इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल ट्रीटेड सेम एज कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन के जैसा। उल्टा अब चलना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अगर कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल किया, तो कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज को कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वही ढूंढ रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, साइनाइड लगा है, देखिएगा जरा ध्यान से, आराम से हो जाएगा। साइनाइड लगा हुआ है दोस्त, है ना। तो यहां देखिए अभी कार्बन पर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज, और बगल में क्या लगा हुआ है? साइनाइड, और इधर भी क्या है? साइनाइड, यहाँ क्या है? साइनाइड। ये सब के सब इंडक्टिव में खींचता है इलेक्ट्रॉन, माइनस आई लगाता है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। नेगेटिव को वही पसंद है, खींचने वाले। और यहाँ कार्बन पर माइनस है, मिथाइल ग्रुप बताइए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आसान है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये है कार्बोकेटायन को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और कार्ब एनायन को कौन स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सारा का सारा मामला बाकी वही है जो यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जैसे देखिए इसमें नाइट्रो साइनाइड है, 3 साइनाइड है, फ्लोरीन OH OCH3 है, साइनाइड है। अगर आपको पावर पता चल जाए कि ज्यादा विड्रॉ कौन करता है, तो नाइट्रो ग्रुप। ऑर्डर था ना अभी कि माइनस आइस का ज्यादा होता है, भाई साहब ए ज्यादा आ जाएगा। ए के बाद फिर से नाइट्रो हमको दिखा डी में, तो डी आएगा, फिर बी आएगा, और बी के बाद क्या जाएगा लास्ट में? सी। इसी तरीके से ये सब क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, DNP रूल ये सब लगा के, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है चीज? हो जाएगा ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको पता चल चुका है इस तरीके से। तो इंडक्टिव भाई साहब यहाँ पे समाप्त हो गया है। बस वो सब सारे के सारे क्वेश्चन ही है, और क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है रेजोनेंस। कि रेजोनेंस होता क्या है? आइए, ये लिखा हुआ है वो बाद में देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, उसको देखो पहले आप। लिखा हुआ बाद में देखिएगा, ठीक है। आओ रेजोनेंस को समझो। रेजोनेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, ऐसा ना। रेजोनेंस है क्या बेसिकली? तो ये है डीलोकलाइजेशन। एक टर्म आया होगा डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? मूवमेंट शो करना, घूमना, मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट शो करना। डीलोकलाइजेशन का मतलब घूमना। डेफिनेशन है इसका, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे सर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले ये समझाइए। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, देखिए डबल बॉन्ड बना है, तो एक तो सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है? पाई। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर अगर कोई लोन पेयर दिख जाए वो भी पाई इलेक्ट्रॉन ही है, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज दिख जाए, नेगेटिव का मतलब ही लोन पेयर होता है, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो रेजोनेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, या तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन घूमेगा, या लोन पेयर घूमेगा, या नेगेटिव चार्ज घूमेगा। घूमता हुआ हमको दिखेगा आराम से, ठीक है। अब इसके लिए देखिए एक टर्म लिखा हुआ है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझिए आप। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? कुछ नहीं, अल्टरनेट फैशन में कोई चीजें लगा होगा। जैसे ये देखिए इधर इधर पाई सिंगल, पाई सिंगल, पाई सिंगल, फिर पाई। देखिए अल्टरनेट में नहीं लगा हुआ है, एक पाई है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। ऐसे ही ये आगे की तरफ चलेगा, इसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेशन। अगर ऐसा दे दूं मैं पाई सिंगल सिंगल फिर पाई, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि देखिए पाई एक यहाँ, पाई एक यहाँ,
और यहाँ सिग्मा है, मतलब दो पाई के बीच दो सिग्मा बॉन्ड आ गया, वो कॉन्जुगेशन नहीं है। एक ही सिग्मा का गैपिंग होना चाहिए, देखिए दो पाई के बीच, तो ये है कॉन्जुगेशन। तो ये है कंडीशन, रेजोनेंस के लिए ही कंडीशन है कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, कॉन्जुगेटेड ही है। अल्टरनेट फैशन में कोई चीज लगा हुआ नजर आएगा, वही यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताने का कोशिश किया गया है, देख सकते हैं आप। क्लियर है ये चीज? देखिए देखिए आराम से देखिए। अल्टरनेट फैशन में वो चीजें लगा होना चाहिए, अल्टरनेट में यहाँ डबल कर दिया है, यहाँ डबल नहीं है, यहाँ सिंगल होगा, फिर पाई फिर सिंगल, फिर पाई और फिर सिंगल, फिर पाई फिर सिंगल, इस तरीके से। यहाँ देखिए दो सिग्मा आ गया है बीच में, तो ये तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं। अब कंडीशन क्या है रेजोनेंस होने के लिए? किसी भी चीज को देख के कैसे पहचानिएगा रेजोनेंस होगा कि नहीं? एक सिग्मा बॉन्ड का गैपिंग होना चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड का गैपिंग। जैसे ये देखो, पाई फिर सिंगल फिर प्लस, हो जाएगा रेजोनेंस, क्योंकि एक सिग्मा का गैपिंग है। फिर देखो पाई फिर सिंगल फिर माइनस, हो जाएगा रेजोनेंस, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बोले तो एक सिग्मा का गैपिंग है। पाई सिंगल कोई लोन पेयर, हो जाएगा रेजोनेंस, क्योंकि एक सिग्मा का गैपिंग है। पाई सिंगल फ्री रेडिकल, हो जाएगा रेजोनेंस, क्योंकि एक सिग्मा का गैपिंग है। पाई सिंगल पाई, एक ही सिग्मा का गैप है, फिर भी हो जाएगा रेजोनेंस। बात को समझ लीजिए आप। और ऐसा देखिए लोन पेयर सिंगल फिर प्लस, एक ही सिग्मा का गैप है, हो जाएगा रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, जो आपको दिखा उधर लास्ट वाला, लास्ट वाला लोन पेयर प्लस वाला ये है। तो यही आपके सामने कंडीशन लिखा हुआ है कि रेजोनेंस कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया पाई सिंगल सिंगल और प्लस, मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ रेजोनेंस चलेगा, तो आप कहिएगा नहीं चलेगा रेजोनेंस, तो दो सिग्मा का गैप आ गया, एक सिग्मा का गैप होना चाहिए, गैपिंग एक ही सिग्मा का होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप समझ रहे होंगे यहां तक। फिर से देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। मान लीजिए दो मॉलिक्यूल आपको दिया है, एक में रेजोनेंस हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा है, तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट पढ़िए आप, सेकंड नंबर पॉइंट पढ़िए। और सेकंड नंबर पॉइंट क्या है लिखा हुआ, बोलिए सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? सेकंड नंबर पॉइंट है रेजोनेंस इफेक्ट इज डिक्रीजेज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। याद कीजिए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड किया था, लेकिन रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा यहाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड आर कॉल्ड। कह रहा है कि रेजोनेंस के दौरान, अच्छा यहाँ एक चीज मिस हो गया है, यहाँ आप ऐसे लिखिएगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के दौरान जो स्ट्रक्चर बनेगा, कई सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं दिखा दूंगा अभी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है वही पॉइंट लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल फेनोमेना। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलता है कि उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड एक बनेगा, उसको बोलेंगे रियल फेनोमेना। अब ये क्या है मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी कि रेजोनेंस कैसे पहचानिएगा कि किसका रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। आइए उसी में पहला है दोस्त रेजोनेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का अपन को रेजोनेंस कराना है, ध्यान से देखिएगा, मैं सबका एक एक एग्जांपल दिखाते चलूंगा और ऐसा ही आपको घर पे कर लेना है बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। आइए पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन पे है प्लस चार्ज। पहला सवाल ये आता है कि क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, तो देखिए प्लस और ये है पाई के बीच एक सिग्मा का गैप है, यस कंडीशन तो यही था ना, एक सिग्मा का गैप, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे कराएंगे रेजोनेंस, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है या नहीं, बोलिए
कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो कार्बन पर यहां आ गया प्लस चार्ज। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्लस जिस कार्बन पे प्लस है उसके बगल वाले कार्बन से ये बॉन्ड उठाइए और यहां रख दीजिए। क्या हुआ? जिस कार्बन पे प्लस था उसके बगल वाले कार्बन से ये बॉन्ड उठाइए और उठाकर क्या कर दीजिएगा, यहां रख दीजिएगा। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और यहां से ये बॉन्ड ऐसे गया तो एक कार्बन छोड़कर जिस पे प्लस है उसका एक कार्बन छोड़ के बगल वाले पे प्लस लगा दीजिए। हो गया, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या करना है, यहां से बॉन्ड उठाइए और उठाकर रख दीजिए यहां, और किनारे वाला जो कार्बन है, मतलब जहां प्लस पहले था, एक छोड़ के बाद वाले कार्बन पे प्लस लाना है। हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्या, बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका हाइब्रिड कैसे बनता है वो देखिए। तो पहले आपको लगाना है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिर्फ क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड और कुछ नहीं। इन दोनों का समेसन ही होता है हाइब्रिड। इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ डबल था कार्बन कार्बन के बीच, इस वाले में सिंगल हो गया। देखो यहाँ डबल यहाँ सिंगल, तो यहाँ लगाइएगा पार्शियल डबल। यहाँ ये सिंगल, यहाँ ये डबल, यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियल डबल। क्लियर? यहाँ पहले प्लस था, बाद में कोई चार्ज है नहीं, यहाँ लगाइएगा पार्शियल प्लस। बीच वाला देखो, बीच वाला कार्बन हमेशा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं आया। इधर वाला अभी न्यूट्रल है, फिर आया है प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्लस। ये इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। उधर सब लिखा हुआ है नोट्स में, टेंशन मत लो। और ये जो स्ट्रक्चर बना, इन दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख सकते हैं ध्यान से जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, वही सब चीज किया हुआ है। कार्बन पे प्लस था, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। ए और बी को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसका हाइब्रिड बना हुआ है। इसी तरीके से और भी है, जैसे ये देखिए, एक और आप देख सकते हैं, यहाँ प्लस था, फिर सिंगल और फिर डबल, तो ये बॉन्ड जाएगा प्लस की तरफ, ये ए है और ये क्या हो जाएगा, बी हो गया। ये बॉन्ड ऐसे घुमा तो बी पे आया प्लस। अब ये प्लस आगे भी रेजोनेंस कर रहा है, तो फिर से ये बॉन्ड आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा क्या, बोलिए, प्लस। इस तरीके से रेजोनेंस चल रहा है। तो पूरे प्लस चार्ज का रेजोनेंस आप कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का यहाँ। अब देखिए, चाहिए एक सेकेंड, प्लस चार्ज का हो गया रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए एक चीज यहाँ दिया हुआ है, रेजोनेंस ऑफ पोलर पाई बॉन्ड, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी आसान है। प्लस का तो रेजोनेंस अपन सीख लिए कि सर जी प्लस के रेजोनेंस में आ गया समझ में कि सर आप ऐसा बोले CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ कार्बन पर है प्लस चार्ज, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। एक सिग्मा का गैप है, बॉन्ड उठा के इधर रख दिए और उठा के रख दिए, तो अगला प्लस कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अगला प्लस, ठीक है। अब पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, पहले ये समझो। पोलर पाई बॉन्ड, व्हाट इज पोलर पाई बॉन्ड? पोलर पाई बॉन्ड क्या होते हैं उसी को आपको समझना है। भाई साहब, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, पोलर पाई बॉन्ड। दो अलग अलग एटम के बीच जो पाई बॉन्ड बना पोलर है, सेम एटम के बीच पाई बॉन्ड बन गया वो नॉन पोलर है, ठीक है। तो पोलर पाई बॉन्ड क्या होता है, जैसे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो पाई बना ना, वो है पोलर पाई बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो पाई बना ना, वो भी है पोलर पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो पाई बना, वो है पोलर पाई बॉन्ड। मतलब पोलर पाई बॉन्ड और कुछ नहीं है भाई, दो अलग अलग एटम के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, पहचान पाए हैं क्या? इधर है पोलर पाई बॉन्ड, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बना है पोलर पाई बॉन्ड, ठीक। तो आपको क्या करना है, पोलर पाई बॉन्ड वो सब ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो उस पर हल्का माइनस रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो उस पर हल्का प्लस चार्ज रहेगा, यही रहेगा कि नहीं? क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, आपको क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, अगर ये बॉन्ड पाई वाला टूट गया तो ऑक्सीजन पे पूरा माइनस आ जाएगा, कार्बन पे पूरा प्लस आ जाएगा, आ जाएगा। कुछ नहीं किए, पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको माइनस दिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को क्या दे दिए, प्लस दे दिए, ठीक। अब देखो इतने पोर्शन को जरा देखो ध्यान से, सिर्फ इतना ही को देखो, ये तो प्लस चार्ज का रेजोनेंस है ना, जो ऊपर किए प्लस का ही रेजोनेंस है ना, तो ये घूम के आएगा इधर, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देगा, CH2 CH डबल CH, O पे यहाँ माइनस ही है
और यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो पोलर पाई बॉन्ड का जो रेजोनेंस है ना दोस्त, वो प्लस का ही रेजोनेंस है। आप सिर्फ पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए कार्बन नाइट्रोजन का पोलर पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, माइनस, और इस कार्बन पर प्लस। बस इस प्लस का रेजोनेंस कराओ, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा यहाँ प्लस, फिर ऐसे घूमेगा यहाँ प्लस। तो आप समझ गए हैं कि इस तरीके से प्लस का रेजोनेंस चलता है। नेक्स्ट है रेजोनेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस समझिएगा आप आराम से, ये भी इजी है। रेजोनेंस ही बेसिकली इजी होता है, टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा। रेजोनेंस बहुत आसान है। रेजोनेंस देखो, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ मैं ले लूँ ऑक्सीजन पे माइनस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस जहाँ लेना है वहाँ ले लो। ऑक्सीजन पे माइनस है यहाँ लगा हुआ। पहली बात, नेगेटिव पाई के बीच एक सिग्मा गैप है, यस रेजोनेंस हो जाएगा। अब नेगेटिव का रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए कन्वर्ट ऐसे करना है, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। क्या करना है, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। बताइए कैसा दिखेगा ये, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। जैसे हाइब्रिड इसका बनाना चाहेंगे तो दिखेगा CH2। हाइब्रिड के लिए ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाइए पहले। अब ये वाला बॉन्ड पहले डबल था फिर सिंगल हुआ, यहाँ आ जाएगा पार्शियल डबल। ये वाला बॉन्ड पहले सिंगल था फिर डबल हुआ, यहाँ आ जाएगा पार्शियल डबल। ऑक्सीजन पहले माइनस था फिर न्यूट्रल हुआ, पार्शियल माइनस। कार्बन पहले न्यूट्रल था माइनस हुआ तो पार्शियल माइनस। तो बस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस बहुत आसान है। एक सवाल और देख लीजिए, आपको क्या करना है, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। जैसे देखो O पे माइनस, ठीक, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। ये आपको ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड O माइनस, और ये आगे भी रेजोनेंस करेगा तो कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। तो ये ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। चार्ज हमेशा अल्टरनेट में ही चार्ज चलता है। जरा देखिए, पहले माइनस यहाँ था, फिर माइनस एक कार्बन छोड़ के यहाँ आया, फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ आया, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज वाला रेजोनेंस जो आपको दिया हुआ है ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर लीजिएगा, जितना कीजिएगा क्वेश्चन उतना सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट है रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर। देखिए लोन पेयर का भी जो रेजोनेंस है ना, जो लोन पेयर का रेजोनेंस है वो नेगेटिव चार्ज के जैसा ही है। आइए मैं एक फिर से समझाऊंगा यहाँ पर। लोन पेयर का रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज के जैसा, जैसे ये देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल पाई, यस रेजोनेंस हो जाएगा। नेगेटिव में हमने क्या किया, कन्वर्ट पाई, और ये आगे ऐसा ही करना है इसमें, और क्या। ये देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल आ जाएगा NH2। अब सुनिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन कैच किया ये वाला कार्बन, तो इस पर माइनस आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रल था, और कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर तो प्लस आएगा ना। तो इस तरीके से लोन पेयर का रेजोनेंस है, बहुत आसान है ये। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन OH, तो ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, एक ही लोन पेयर घुमाइएगा, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा। तो बताइए अगला RS कैसा दिखेगा, RS बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, OH यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ है डबल। नेक्स्ट में कैसा दिखेगा, कन्वर्ट नेगेटिव इंटू पाई एंड पाई इंटू नेगेटिव। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड OH, यहाँ आ जाएगा प्लस डबल, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो लोन पेयर का रेजोनेंस से कुछ नया नहीं है, लोन पेयर का रेजोनेंस भी कैसा है बताइए, नेगेटिव चार्ज के जैसा। और पोलर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज के जैसा, ठीक। नेक्स्ट है रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल। रेजोनेंस ऑफ फ्री रेडिकल है ना, बात करते हैं उस पर, फ्री रेडिकल पर देख लीजिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, देखिए फ्री रेडिकल का रेजोनेंस और नीचे लिखा हुआ है रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड। आओ दोनों को समझाते हैं, फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड दोनों का रेजोनेंस कैसे काम करेगा देख लीजिए। फ्री रेडिकल के लिए भी वही कंडीशन, एक ही सिग्मा का गैप होना चाहिए, CH2 डॉट। फ्री रेडिकल बोले तो एक इलेक्ट्रॉन ना, तो इस वाले पाई को भी एक इलेक्ट्रॉन है, पाई के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ
एक डॉट, बहुत आसान है यार, बीच से ये बॉन्ड हटाओ, ये डॉट नया बॉन्ड और ये डॉट इसके पास। तो फ्री रेडिकल का रेजोनेंस ऐसे है। पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कैसे होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, रेजोनेंस कराइए। इस पाई को उठा के यहाँ रखो और इस पाई को उठा के यहाँ रख दो, बताओ ये कैसा दिखेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। क्यों आया है माइनस? ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है तो माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो इधर से जा रहा है उधर तो इस पर प्लस आएगा। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड का रेजोनेंस करा सकते हैं। और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप पाई बॉन्ड के लिए, जैसे ये देखो ऐसे ले ले, डबल डबल डबल, बोले इसका रेजोनेंस कराओ, तो आप देखिए रेजोनेंस यहाँ तक चलेगा, ठीक है, ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ, हो गया काम तमाम, और क्या। तो ऐसे देखिए यहाँ डबल, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये है प्लस चार्ज का रेजोनेंस। एक रेजोनेंस और था लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये देखिए H2N और यहाँ CH2 प्लस चार्ज प्लस और यहाँ नाइट्रोजन पर है लोन पेयर, एक सिग्मा का गैप है तो रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा पॉजिटिव चार्ज को, इसी को बोलते थे ना हम लोग, याद कीजिए बैक बॉन्डिंग, अभी बोले थे बैक बॉन्डिंग। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रेजोनेंस ऑफ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। बेंजीन के जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा क्या ख्याल है, उस पर बात कर लेते हैं। रेजोनेंस ऑफ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, बेंजीन के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। देखिए तो बेंजीन तो आप जानते हैं बेंजीन दिखता कैसा है, तो बहुत आसान है बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना, बेंजीन के जैसा दिखने वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना बेसिकली। देखिए ये है आपके सामने बेंजीन, ठीक, और बेंजीन में आपको पता है 6 मेंबर रिंग होता है, अल्टरनेट फैशन में डबल बॉन्ड लगे रहते हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि इसका एक और स्ट्रक्चर बनाइए, एक और बनाइए, तो आप पहले इस लाइन के अबाउट देखिए, ये वाला लाइन के अबाउट पैरेलल लाइन एक ये है, तो पहले पहला डबल यहाँ लगाइए इसके पैरेलल, अल्टरनेट में घूम जाइए, फिर उसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और जो पैरेलल लाइन है वहाँ रखो डबल, फिर अल्टरनेट में घूम जाओ, तो ये बन गया। अब हाइब्रिड बनाइएगा तो बेंजीन कैसा दिखेगा, अंदर पूरा पाई ऐसा रहता है इस तरीके से, इसलिए बेंजीन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो बेंजीन के जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर होगा, जितने पैरेलल लाइन होंगे उतने, जैसे ये देखिए आप, आपके सामने नेफ्थैलिन नाम का एक कंपाउंड है दिया हुआ, और आपसे ये पूछा जाए कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, इस लाइन के अबाउट एक पैरेलल, एक ये है, दो ये भी पैरेलल ही है उसका, और ये भी एक, तीन, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से यह दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं यहाँ सब कुछ दिखाया हुआ है। क्लियर? अब एक टर्म है लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। सिंपल सी बात है, लोकलाइज्ड लोन पेयर किसको बोलते हैं? देखिए द लोन पेयर विच डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस नहीं करता है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज क्या है? वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस करता है उसको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। देखिए लिखा हुआ है सब कुछ। हाइब्रिडाइजेशन, हालांकि ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपन क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड के साथ लोकलाइज्ड लोन पेयर, वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस नहीं करता हो, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आओ जरा एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस पर भी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। देखो हाइब्रिडाइजेशन में पूछूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड NH2 ऐसा बना रहे हैं और एक लोन पेयर। पहली बात, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे यस सर, एक सिग्मा का गैप है, मतलब ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, DL है, DL। हाइब्रिडाइजेशन अगर नाइट्रोजन का आपसे कोई पूछे तो ये लोन पेयर काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि हमको लोकलाइज्ड लोन पेयर चाहिए। बताओ नाइट्रोजन कितना सिग्मा बनाया है? 3। तो अगर 3 सिग्मा बना है, लोन पेयर है ही नहीं, 3 सम पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, है ना। और 2 चीजें मौजूद रहती है उसके लिए sp होता है, 4 के लिए क्या होता है? sp3 होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा।
बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर sp2 हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ढेर सारा दिया है और उसका स्टेबिलिटी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करिएगा? तो यहाँ कुछ रूल होता है स्टेबिलिटी निकालने के लिए, वो रूल देख लीजिए एक बारी ध्यान से, हो जाएगा। यहाँ देखो, पहला रूल बोल रहा है, पहली बात, अगर कोई न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई चार्ज वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, वो फिर स्टेबल माना जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। रूल नंबर तीसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। चौथा, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो पहले भी लिखा चुके हैं, है ना। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बताइए पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। पांचवा, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मतलब एक प्लस एक माइनस, वो जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और लाइक चार्ज जैसे प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, ये लाइक चार्ज दूर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और रूल नंबर 6, नंबर ऑफ बेंजीनोइड, बेंजीन के जैसा दिखने वाला सेगमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। आइए इसमें भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं पहले। जैसे एक देखो ध्यान से, एक है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर ये दिया है। दूसरा देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस और कार्बन पर प्लस, ये दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तीसरा देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O पर है माइनस और कार्बन पर है प्लस, ये आपके सामने तीसरा दिया हुआ है। देखिए आपसे ये पूछा जाए, चलो एक और यहाँ क्या कर लेते हैं, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, है ना, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड O पे प्लस दे दिया और कार्बन पे माइनस, ये चौथा। और आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर क्या आएगा, तो रूल नंबर सीक्वेंस में न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला कौन है, बिना चार्ज वाला ऊपर वाला, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 1 आ जाएगा सबसे आगे। बाकी तीनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, ठीक। तो दूसरा रूल, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहां जरा देखिए ध्यान से, चार्ज तो है इन तीनों में, न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल, कंप्लीट ऑक्टेट। देखिए कार्बन पर प्लस है ना तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ भी कार्बन पर प्लस है ना तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रखा है, ऑक्सीजन पर प्लस है ना तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रखा है। भाई साहब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दूसरा नंबर ऑफ तीसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितना ज्यादा होगा, यहाँ पाई 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, वहां से भी आंसर नहीं आया। आगे चेक करो, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, तो बताइए नेगेटिव यहाँ ऑक्सीजन पर है, यहाँ भी नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, और यहाँ देखिए नेगेटिव कार्बन पर है और ऑक्सीजन पर है पॉजिटिव चार्ज, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया जी। चौथा आ जाएगा सबसे पीछे। दूसरा तीसरा में अभी भी कंपटीशन बाकी है, तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, कार्बन पे प्लस है। अनलाइक चार्ज शुड बी नियरेस्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज मतलब एक प्लस एक माइनस वाला देखिए काफी दूर है, और ये प्लस माइनस काफी नजदीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा आ जाएगा और फिर आ जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ढेरों सारे कराए गए हैं, कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। सीक्वेंस में लगाना है, रूल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और देन छठा, ऐसे करके। क्लियर? इस तरीके से यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, और कुछ नहीं बचा है इसमें। अब एक टर्म है यहाँ पर, यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन ही है ना, कुछ अलग नहीं है, ये सब सवाल कराए हुए हैं आपको, देख लीजिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि रेजोनेंस जो होता है ना, रेजोनेंस 2 टाइप का, जैसे इंडक्टिव 2 टाइप का था ना, प्लस आई और माइनस आई, वैसे रेजोनेंस भी 2 टाइप का है। एक प्लस आर चाहे प्लस एम बोल लीजिए, और दूसरा माइनस आर या माइनस एम बोल लीजिए, ठीक। अब प्लस आर वाला कौन कौन होगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, देखिए माइनस माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, या फिर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप, वो सब के सब प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिखा हुआ है। माइनस आर कौन होगा, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्लस वाला, या फिर पोलर पाई बॉन्ड हम लोग रेजोनेंस किए ना पोलर पाई बॉन्ड का, वो तो ये प्लस आर वाले कैटेगरी के हैं, ये माइनस आर वाला कैटेगरी का है। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है, एल्कीन डिपेंड्स ऑन बोथ बट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ ग्रुप इट इज कनेक्टेड। एल्कीन दोनों कैटेगरी में जाता है, प्लस एम जरूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, और जरूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। देखिए इंडक्टिव में प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर आया था, वैसा ही रेजोनेंस में भी प्लस आर और माइनस आर का ऑर्डर है। प्लस आर का ऑर्डर देख लीजिए, ये है
ये तो ऑर्डर तो याद रखना पड़ेगा, और माइनस आर का ऑर्डर है जो ये है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाया हुआ है रेजोनेंस के बारे में, वो देखिएगा। लिखा हुआ है इट इज परमानेंट इफेक्ट, याद होगा आपको, इंडक्टिव भी परमानेंट इफेक्ट था, और ये भी आपका क्या है बोलिए, परमानेंट इफेक्ट है, मतलब हर जगह ये लगने वाला। नेक्स्ट पॉइंट, मोर रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। यहाँ देखिए प्लस 2 पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ प्लस 1 पाई के साथ रेजोनेंस, ये ज्यादा स्टेबल है, 2 पाई के साथ कर रहा है। यहाँ माइनस 2 पाई के साथ रेजोनेंस करेगा, माइनस 3 पाई के साथ, लिखा हुआ है सब चीज, ये ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, मैंने बताया भी था ये चीज। इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप देखिए ये प्लस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जितना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि डिस्टेंस से लेना देना है ही नहीं इसको। वही सब चीज यहाँ पे पॉइंट है। फिर एक लिखा हुआ है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, रेजोनेंस बोल लीजिए या कॉन्जुगेशन बोल लीजिए। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस इन शेप। बहुत आसान है ये, देखो जरा ध्यान से, यहाँ प्लस है, प्लस एक इधर पाई है एक इधर पाई है, मतलब 2 पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ जो प्लस है 1 पाई, देखो यहाँ प्लस जो है वो भी 2 पाई के साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन जरा ध्यान से देखिए यहाँ वाला जो प्लस चार्ज है वो दोनों साइड रेजोनेंस कर सकता है, एक बार इधर भी कर सकता है, एक बार इधर भी कर सकता है, तो इसको तो क्रॉस बोलेंगे, एक बार इधर भी एक बार इधर भी। ये एक्सटेंडेड एक ही डायरेक्शन में, इधर जाएगा फिर इधर, यूनि डायरेक्शनल है। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से, ठीक है। यहाँ 2 पाई के साथ 2 पाई के साथ रेजोनेंस है, तो एक्सटेंडेड एक डायरेक्शन वाला रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा यार, सिंपल। लिखा हुआ रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। आपसे कोई पूछे इंडक्टिव और रेजोनेंस में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, रेजोनेंस, ओके। यहाँ एक टर्म लिखा है सिग्मा पाई में कमजोर कौन होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, ठीक है, आराम से देखिएगा। ये बेंजीन में ही देखा जाता है, ये है आपके सामने बेंजीन, मान लिया जाए यहाँ कोई जी ग्रुप लगा दिए, जी कोई ग्रुप लगा दिए जी। अब जी ग्रुप जिस बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग इप्सो, इसको बोलते हैं इप्सो, पोजीशन का नाम दिया गया है। और जो ग्रुप बेंजीन के जिस कार्बन से लगा उसके बगल वाले कार्बन को ही बोलते हैं ऑर्थो, ये ऑर्थो हो गया। तो इसके बगल में तो ये भी है, 2 ऑर्थो हो गया, और क्या। ऑर्थो के बगल वाले को बोलते हैं दोस्त मेटा, ठीक है, मेटा को एम से दिखाएंगे, ऑर्थो को ओ से, ठीक। अब इसके बगल में ऑर्थो के बगल वाले को, तो इधर भी मेटा है तो ये भी एम हो जाएगा, और मेटा के बगल वाले को बोलते हैं अपन पैरा, पैरा जिसको स्मॉल पी से दिखा सकते, मतलब ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा उससे जस्ट अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे, पैरा। तो आप समझिए चीज को, ऑर्थो मेटा पैरा आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप के जस्ट बगल वाले को ऑर्थो, उसके बगल वाले को मेटा, और अपोजिट वाले को क्या बोल दीजिएगा, पैरा। क्लियर, वही चीज लिखा हुआ, आप समझिए। इन बेंजीन रिंग रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप। अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ गया, समझिए इस बात को, अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ गया है, ठीक, जैसे ये देखिए अल्डिहाइड बेंजीन रिंग से जुड़ा, तो अल्डिहाइड रेजोनेंस में खींचता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड वाला का रेजोनेंस देखिएगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थो से खींचेगा, ऑर्थो से, और पैरा से खींचेगा, पैरा से। क्यों भाई, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पर ही देखने मिलता है। तो ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑर्थो पैरा पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया बेंजीन को, लोन पे रहे तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो कहाँ कहाँ देगा, देगा भी ऑर्थो पैरा पर ही, तो चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ऊपर से कोई, तो बेंजीन में चार्ज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई बेंजीन से, चार्ज घट जाएगा। तो रेजोनेंस का इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर ही देखने मिलेगा, खींच रहा है तो ऑर्थो पैरा से खींचेगा, डोनेट कर रहा है तो ऑर्थो पैरा पर ही डोनेट करेगा। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है, हालांकि ये नहीं भी लिखा रहता फिर भी आप समझ जाते हैं। लिखा हुआ है कि हैलोजन का इंडक्टिव
ज्यादा होता है रेजोनेंस से। यस, ये पॉइंट मैंने पहले भी वहां देखिएगा पीछे लिखाया हुआ था ये चीज, ठीक है। अब यहाँ ग्रुप को पहचानने की बात आ गई, कौन प्लस आई माइनस आई लगाएगा, ऑर्डर देख के यार हो जाएगा काम, टेंशन नहीं लेना। अब एक नया टर्म आता है एरोमेटिसिटी, आइए बात कर लेते हैं। एरोमेटिसिटी क्या है भाई? एरोमेटिसिटी क्या है? देखिए, एरोमेटिसिटी, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। एरोमेटिसिटी में बेसिकली तीन चीज पढ़ते हैं दोस्त। एक तो है एरोमेटिक, दूसरा जो है वो है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और तीसरी जो चीज है वो है नॉन एरोमेटिक। वो सब लिखा हुआ है नोट्स में। नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक। समझिए एक चीज को ध्यान से, अगर आपको कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं यही पता करना है, एरोमेटिक पता करना हो चाहे एंटी एरोमेटिक पता करना हो, एंटी एरोमेटिक, एरो लिख सकते हैं ना एरोमेटिक को, ये पता करना हो, सबसे पहला चीज जो चेक करना पड़ेगा वो है साइक्लिक। साइक्लिक चेक कर लिए, ठीक है। उसके बाद प्लेनैरिटी चेक करना पड़ेगा कि प्लेनर बोले तो sp2 हाइब्रिडाइज, वो जो साइक्लिक रिंग है ना, साइक्लिक साइक्लिक रिंग जो है में सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और उसके बाद कंप्लीट कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, पूरे रिंग में रेजोनेंस। अगर ये तीनों चीज अवेलेबल है तो कंपाउंड एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस हो गया, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिस हो गया अदरवाइज, तो फिर उसे अपन नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रख देंगे, बात खत्म। ऐसे पता करेंगे, क्वेश्चन ढेर सारा किया हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो वो भी आसान है। एरोमेटिक और यहां मैंने लिख दिया एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आया हकल्स, हकल, तो हकल का रूल क्या बोलता है कि सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपके पास है ना एरोमेटिक 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन है, मतलब n का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो ये आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे, फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से अगर आया कॉम्बिनेशन तो कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। और इधर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आया तो कंपाउंड को बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, मतलब n का वैल्यू 1 रखिएगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखिएगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको 4 का टेबल अगर आ गया 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा अगर कुछ आता है तो कंपाउंड को एंटी बोलेंगे, और इधर आ गया 2 का टेबल नहीं आया तो एरोमेटिक बोलेंगे, और बाकी उन तीनों में से कोई चीज मिस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बोलिए, नॉन एरोमेटिक। अब इसको पढ़िए आप आराम से, यही चीज लिखा हुआ है जो अभी समझाएं अपन, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो, मैं 2-4 क्वेश्चन जरूर समझाऊंगा आपको, देखिए। दो चार क्वेश्चन जरूर समझ, जैसे बेंजीन, बताइए बेंजीन क्या है, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमको क्या ये साइक्लिक है, क्या साइक्लिक, आप कहेंगे यस सर रिंग बना हुआ है साइक्लिक तो है, साइक्लिक हो गया। क्या प्लेनर है, देखिए डबल बॉन्ड वाला sp2 ही होता है भाई, तो प्लेनर भी है। क्या पूरे रिंग में रेजोनेंस है, क्या पूरे रिंग में है ना, पाई फिर सिंगल फिर पाई फिर सिंगल फिर पाई सिंगल पाई, यस। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो 4 के टेबल में नहीं है, एरोमेटिक हो गया। वैसा ही वो भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जरा देखो ध्यान से, sp2 है sp2 है sp2 है sp2 है, sp3 आ गया। अगर रिंग में sp3 दिख जाए नॉन एरोमेटिक हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए साइक्लिक है ये वाला, यस साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर, यस sp2 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 प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, यस पाई सिंगल पाई पूरे रिंग में, देखिए पाई फिर सिंगल फिर पाई फिर सिंगल, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 का टेबल कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। यहां भी देखिए नाइट्रोजन के पास बाहर भी है लोन पेयर, लेकिन इससे लेना देना नहीं है अपने को पूरे रिंग में देखना है, सिर्फ रिंग में। और रिंग आपको कैसा दिख रहा है, बेंजीन के जैसा, तो बेंजीन तो एरोमेटिक होता ही है, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। और क्या, यहाँ देखो यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता,
तो रिंग में देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा होगा आपको, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक ही होएगा ना। ऐसे करके आपको सबको पता करना है, ठीक है, ये सब हो जाना चाहिए, ये सब है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से सारे सवाल बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा यहाँ एक टर्म यूज हुआ है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो कार्बन के अलावा भी कोई और एटम से बना होगा। देखिए द साइक्लिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट वन हेट्रो एटम। हेट्रो एटम ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर में से कोई हो सकता है। जो साइक्लिक बना, बीच में ऑक्सीजन भी फंसा हुआ है तो हेट्रो हो गया, नाइट्रोजन भी बीच में हेट्रो हो गया, नाइट्रोजन है हेट्रो हो गया, और क्या, क्लियर। एनुलिन वगैरह आपके सिलेबस में नहीं, वो तो मैंने बस ऐसा ही बता दिया था, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एनुलिन छोड़ दीजिएगा। अब एक टर्म है ऊपर, इधर देखिए, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है भाई? देखिए रेजोनेंस में क्या हुआ था, रेजोनेंस में क्या हुआ था, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन घूमे थे, हाइपर में सिग्मा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, सिग्मा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये 3 टाइप का होता है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपर में पढ़िएगा बाद में, उधर पहले ये देखिए, ये 3 जगह देखने मिलेगा, एक तो कार्बोकेटायन में देखने मिलेगा, ठीक है, और एक कार्बन फ्री रेडिकल में देखने मिलेगा, और एक अल्कीन में। यही 3 जगहों पे हम लोग को पढ़ना है हाइपर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं पहले कार्बोकेटायन में कैसे काम करेगा। कार्बोकेटायन में कैसे हाइपर आएगा, देखिए सी है ना, CH2, और यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज H और यहाँ H है। अब देखिए प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा नहीं, उठा के यहाँ रख देना आपको, तो यहाँ रखिएगा तो ये कैसा दिखेगा, C इधर H इधर H, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और यहाँ H पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। वैसा ही एक बार इधर से सोचो, इधर से सोचो, एक बार इस वाले को उठा के यहाँ रखिएगा, C यहाँ H, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ H पे है प्लस चार्ज, यहाँ H। एक बार ये और होगा क्योंकि और हाइड्रोजन है यहाँ, CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा H प्लस। तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में देखिए 1 2 3 स्ट्रक्चर हो गया, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उड़ा देना है। यही चीज यहाँ पे है, देख लीजिए आप, लिखा हुआ है इट इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब मूवमेंट, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे। इट इज अराइजेज इन कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड अल्कीन। अभी लिखे थे उधर 3 जगह देखने मिलेगा। कंडीशन क्या है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। आइए कंडीशन में आपको बता रहा हूं, जिस कार्बन पर प्लस है, ध्यान से देखो, जिस कार्बन पर प्लस है, जिस कार्बन पर प्लस है, अगर ऐसा दिया है ना CH3, कंडीशन कैसे पता चलेगा, CH2 प्लस, जिस कार्बन पे प्लस, उसके बगल वाले कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, कंडीशन ये कहता है कि अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। यस ये sp3 है, सिंगल बॉन्ड वाला है, ठीक है। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया कि नहीं, और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, हाइपर के लिए हो जाएगा। ये कंडीशन आपको देख लेना है और कुछ नहीं है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ देखिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। अगर CH बॉन्ड इन्वॉल्व करके पूछे तो एक जो क्वेश्चन शुरुआत में दिया हुआ है वो, और बाकी 3 बना जो, तीनों को जोड़ दीजिएगा और एक शुरू वाला, तो 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा है 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहेगा नॉट इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिखाना है, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को इग्नोर कीजिए, और टोटल 1 2 3 बना है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, बोलिए, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब स्टेबिलिटी पूछ लेगी कार्बोकेटायन का, तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, बोले तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो आप जरा देख लीजिए, यहाँ आपसे पूछा जाए कि जो कार्बोकेटायन का हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ वो कहाँ गया, सिग्मा से P खाली ऑर्बिटल में गया है, P वैकेंट में। ये याद रखना पड़ेगा आपको। बोलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल,
फ्री रेडिकल में भी वैसा ही करना है आपको। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ला के ऐसे शिफ्ट करना है तो यहाँ डबल आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ला के ऐसे शिफ्ट करना है तो यहाँ डबल आएगा। ऐसा ही 3 बार करना है आपको तो हो जाएगा। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, फिर से पूछे वही, जितना स्ट्रक्चर है ड्रॉ करके बता दीजिए, ठीक है। फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी पूछे तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल। ओके, नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ, इधर गया भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन में पूछे तो वो भी आसान ही है। यहां से इस बॉन्ड को उड़ाइएगा, यहां शिफ्ट कीजिएगा, देखिए ध्यान से, यहां से इस बॉन्ड को उठा के यहां रख दिए, यहां से इस बॉन्ड को उठाकर यहां रख दिए और ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे हुआ, ये वाला बॉन्ड गया यहाँ और ये वाला बॉन्ड गया यहाँ, ठीक है। ये वाला बॉन्ड गया यहाँ, ये वाला बॉन्ड गया यहाँ, ये बनेगा। नीचे से एक बार होगा यहाँ, एक बार यहाँ, तो ये बनेगा। ऐसे करके इस तरीके से इसमें भी वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो आपसे ये पूछा जाए अगर कि बताइए जी, बेंजीन में अगर बेंजीन के ऊपर, यहाँ देखो, बेंजीन के ऊपर मान लिया जाए, बेंजीन के ऊपर एक CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, मिथाइल ग्रुप, क्लियर। तो ये अपना इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखाएगा बेंजीन में, याद कीजिए रेजोनेंस कहाँ कहाँ इफेक्ट दिखाया था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, है ना। तो ये भी अपना इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही दिखाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन देगा और पैरा पर इलेक्ट्रॉन देगा, और कुछ नहीं है। यही पॉइंट वहां लिखाया हुआ एक्सप्लेन करके, ठीक है। पैरा इन बेंजीन रिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप। अब यहाँ जैसे देखिए आपसे स्टेबिलिटी पूछ लिया जाए, ढेर सारे कंपाउंड दिए हैं और बोला गया बोलो रे कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो सबसे पावरफुल इफेक्ट जो होता है ना भाई, सबसे पावरफुल जो इफेक्ट होता है, मैं ओवरऑल इफेक्ट की बात करूं, ओवरऑल इफेक्ट की अगर बात करी जाए कि सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन होता है, सुन लीजिएगा, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद होता है एरोमेटिसिटी, है ना, एरोमेटिसिटी। उसके बाद होता है रेजोनेंस, फिर होता है H4 हाइपर और फिर होता है इंडक्टिव। मतलब कुछ भी चेक करना है तो सबसे पहले यही चेक करेंगे। आओ एग्जांपल देखो, एक है CH2 और यहाँ मैंने ले लिया NH2 और इस कार्बन पर है प्लस चार्ज। दूसरा जो है 3 मेंबर रिंग और यहाँ कार्बन पे ले लिए प्लस चार्ज। तीसरा जो है ये देखिएगा इस कार्बन पर है प्लस चार्ज। चौथा देखो इस पर है प्लस चार्ज और पांचवा इस पर है प्लस चार्ज। और सबकी स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर करा के बोलना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, ये तो बैक बॉन्डिंग कहलाता है। यहाँ देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ये तो कंपाउंड एरोमेटिक है। ये पाई क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, आई मीन ये प्लस क्या कर रहा है, रेजोनेंस। और यहाँ तो रेजोनेंस है नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, 3 3 6 3 9, कैसे चेक किए, प्लस के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, अल्फा बॉन्ड लाइन है। इस कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइपर मतलब अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। और यहाँ कितना है, 3 इधर से और 1 इधर से, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा बोलिए, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये नंबर 1 पर आ जाएगा, ये नंबर 2 पर आ जाएगा एरोमेटिसिटी, ये नंबर 3 पर आ जाएगा, ये नंबर 4 पर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, नंबर 5 पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ चेक कर लेना है। तो ये मतलब अगर मैं क्वेश्चन ना भी कराऊं ना यहाँ, तो फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए आप कि सबसे पहले अपन बैक बॉन्डिंग चेक करते हुए जाएंगे। अब जितना ज्यादा देखिए सब वही क्वेश्चन है, अब जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, ये सिग्मा रेजोनेंस आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे इग्नोर कर सकते हैं आप, सिग्मा रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, काफी पहले पूछा जाता था, ठीक। ओवरऑल देखिए इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग, क्वासी एरोमेटिसिटी, वो जो डांसिंग रेजोनेंस है ना, सिग्मा रेजोनेंस, वो आपके सिलेबस से बाहर है, रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव, ठीक। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब एक टर्म और आता है नीचे देख लीजिएगा, फ्री रेडिकल वाला भी तो सब हो गया है पहले, लेकिन ये पता है ना कि कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक। इसमें से आप क्वेश्चन करिएगा आप लोग, ठीक है। जहां पे क्वेश्चन में फंसेंगे आप पूछिएगा मेरे से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट वगैरह, तो आप प्लीज बेझिझक पूछ लीजिएगा मेरे से। एक टर्म और है यहाँ पर,
लास्ट का जो टर्म है वही है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकालना, कि कैसे निकालते हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। जितना भी माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला स्टेबल करेगा, और जितने भी प्लस चार्ज हैं उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबल करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ कोई किसी भी स्पीसीज का अगर पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, ज्यादा कुछ नहीं करना। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढना है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, जैसे माइनस आई वाला, माइनस आर वाला, ये सब ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। मोटा मोटी अगर बात करी जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे कैसे, जैसे ये देखो, मान लिया जाए यहाँ OH दिया हुआ है, और यहाँ भी OH दिया हुआ है, और यहाँ भी OH दिया हुआ है। एक नाइट्रो ग्रुप लगा, एक मिथाइल ग्रुप लगा, और एक में कुछ लगा ही नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए, सबसे पहला काम, एसिड वो होता है जो H+ देता है, तो H+ हटाइए, ऑक्सीजन पर बना दीजिए माइनस चार्ज। माइनस को कैसा ग्रुप स्टेबल करेगा, खींचने वाला। नाइट्रो कहाँ लगा है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर, और रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पर ही काम करता है। और नाइट्रो रेजोनेंस में क्या लगाता, -R -I, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मिथाइल ग्रुप पैरा पर है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना हाइपर के लिए, और इंडक्टिव में लगाएगा +I, मतलब ये सब डोनेट करने वाले ग्रुप है, इसमें कोई विड्रॉ डोनेट नहीं है। मैंने बोला विड्रॉइंग ग्रुप, ये रेजोनेंस से खींच रहा है, इंडक्टिव से खींच रहा है, ज्यादा खींच रहा है ज्यादा। अभी जितना ज्यादा खींचेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। ये तो डोनेट कर रहा है, वो नहीं चलेगा, ये एटलीस्ट न्यूट्रल है, डोनेट वाला नहीं चाहिए अपने को। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप चाहिए, बोलिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, काम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मान लिया जाए यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ 5 मेंबर रिंग, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ 6 मेंबर रिंग और CH2, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया जाए, आप कुछ ना कीजिए, सीधे H+ हटाइए माइनस बनाइए, H+ हटाओ माइनस बनाओ, H+ हटाइए माइनस बनाइए। यहाँ जो माइनस बना, आप देखिए माइनस की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया है, कंपाउंड यहाँ क्या हो गया, एरोमेटिक। यहाँ माइनस की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया है, कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ माइनस देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ देखिए रेजोनेंस चल रहा है। सबसे पावरफुल फेनोमेना कौन था, बैक बॉन्डिंग, जो कि है ही नहीं, लेकिन एरोमेटिक तो है ना। बी आ जाएगा, एंटी वाला सबसे पीछे आएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, उधर लिखा हुआ है। और उसके बाद कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म और समझिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। अगर किसी का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू दिया है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का डायरेक्टली होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। मान लिया जाए, ये सब नोट्स में है, मान लिया जाए 2 कंपाउंड दिया है, एक का Ka वैल्यू 10 है, दूसरे का 20 है, तो जिसका 20 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक Ka का डायरेक्टली है। एक कंपाउंड ऐसा है जिसका pK वैल्यू 5 है और एक का 7 है, इनवर्सली है इनवर्सली, तो जिसका pK वैल्यू कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा, तो उल्टा और सीधा का रिलेशन है। ऐसा ही एक चीज और है, बेसिक स्ट्रेंथ, आइए उस पर भी चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, आप इसको पढ़िएगा। देखिए कुछ ऑर्डर भी लिखाया हुआ है यहाँ पर, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिएगा। रफली एक ऑर्डर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद यहाँ नाइट्रिक एसिड आएगा, मैं सही कर दे रहा हूँ यहाँ, रुक जाइए, नाइट्रिक एसिड आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ बिल्कुल आप लोग कर लीजिएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर HI HBr HCl HF, फिर पिक्रिक एसिड आएगा, है ना, बाकी सब सही है। सल्फोनिक एसिड, फिर ये आएगा ये तो कुछ रफली एक ऑर्डर लिखाया हुआ है यहाँ तक एसिडिक स्ट्रेंथ का, और कुछ नहीं, और बाकी तो सब सवाल ही है। तो देखिए बाकी सब क्वेश्चन है, विड्रॉइंग ग्रुप ढूंढना है।
आप बेसिक स्ट्रेंथ के लिए शुरुआत का जो डेफिनेशन है उस पर मत जाइएगा। बेसिक स्ट्रेंथ आइए मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। बेस एसिडी का स्ट्रेंथ के लिए क्या चेक की है, बोलिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई वाला, प्लस एच वाला और प्लस आर वाला। मतलब चाहे इंडक्टिव से डोनेट कर रहा हो, चाहे हाइपर से, चाहे रेजोनेंस से, किसी भी चीज से डोनेट कर रहा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर? लेकिन नाइट्रोजन वाला बेस पूछा जाएगा। देखिए बेस का एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर H प्लस। H प्लस को जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आई मीन जो बेटर डोनर होगा, को बोलेंगे हम लोग बेटर बेस। आइए मैं समझाता हूं आपको। जो बेटर डोनर होगा वो होगा बेटर बेस। जैसे देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, CH3NH2, ठीक, और एक लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2। आपको पता है नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर भाई साहब, यहां भी है लोन पेयर। H प्लस को जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना अच्छा बेस कहा जाएगा। तो यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर, पहली बात तो ये लोकलाइज्ड है क्योंकि रेजोनेंस नहीं कर रहा है, H प्लस को दे दिया इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को देखिए, ये रेजोनेंस भी करने जा रहा है, मतलब ये डी लोकलाइज है। तो क्या आसानी से H प्लस को कौन इलेक्ट्रॉन देगा? इसका लोन पेयर इधर भी जाना चाहता है ना, तो उतना ज्यादा टेंडेंसी नहीं है H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने की, जबकि एक जगह पे फिक्स है, आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और मिथाइल ग्रुप जो है प्लस आई लगा के और चार्ज बढ़ा रहा है नाइट्रोजन, फटाक से दे देगा। ये वाला शुरुआत वाला जो बेस है वो अच्छा बेस हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखो और काम तमाम हो जाए। एक और देखो क्वेश्चन, और देखो, मान लिया जाए यहाँ है NH2 लगा हुआ। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं प्लीज आप कीजिएगा, और उसके बाद ये जब समझ नहीं आए तो मेरे से पूछिएगा कि सर जी ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, मुझे समझाइए प्लीज। मैंने आपको सिर्फ थ्योरी बताया है अच्छे से और इक्का दुक्का एग्जाम्पल दिखाया है, ठीक है? ये थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। यहाँ NH2 को देखिए, लोन पेयर जितना जल्दी किसी को डोनेट, H प्लस को डोनेट करेगा उतना बढ़िया बेस होगा। ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है भाई साहब, डी लोकलाइज। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी डी लोकलाइज। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी डी लोकलाइज। बात नहीं बना यहाँ से। और एक बात समझ लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना, लोकलाइज्ड वाला ज़्यादा बढ़िया होता है डी लोकलाइज से। तीनों के तीनों डीलोकलाइज है। तो यहाँ देखो पैरा पर क्या लगा है, मिथाइल, 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर लगाएगा, इंडक्टिव से प्लस आई, डोनेट कर रहा है। डोनेट कर रहा है, इस नाइट्रोजन पर चार्ज बढ़ाएगा, बढ़ाएगा चार्ज बढ़ाएगा, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। नाइट्रो तो पता है ना, रेजोनेंस इंडक्टिव से खींचता है, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ विड्रॉ करके चार्ज इस पर कम कर देगा। मैक्सिमम जहां चार्ज डेंसिटी मिलेगा वो बढ़िया बेस होगा। क्या बी वाले में ज्यादा चार्ज मिलेगा? तो नीचे से कोई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तो और खींच लिया, तो बी के बाद कौन आ जाएगा, ए, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे भाई। क्या, आओ आगे बढ़ते हैं। ये है, अब एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, याद कीजिए, वहां एसिडी का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka था, जो मैंने कोना में लिखा है। यहाँ बेसिक का स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb हो जाएगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वहां Pka था, यहाँ Pkb हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये सारा और काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ सब हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब क्या है भाई, और कुछ है क्या? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बाद ये सब क्वेश्चन है, नया टर्म नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, सब तो सवाल ही है। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ अमीन्स की डिग्री आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन दिया है और अमोनिया भी दिया है, और पूछा जाए कंपेयर बेसिसिटी इन गैसियस फेज, भाई साहब 3 डिग्री वाला सबसे आगे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री जो छूट गया है यहाँ लिख लीजिएगा 1 डिग्री, और लास्ट में आ जाएगा अमोनिया।
गैसियस फेज में पूछे तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। लेकिन वही क्वेश्चन आपसे एक्वस फेज में पूछे, एक्वस पानी में पूछे, ये तो एक्सप्लेन करा हुआ है, आप सीधे यहाँ आइए। अगर मान लीजिए कार्बन की जगह पर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल लगा हुआ, ठीक, 1 2 3 डिग्री में कार्बन पर मिथाइल है और एक्वस में पूछ रहा है 2 डिग्री सबसे आगे होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और लास्ट में अमोनिया। लेकिन कार्बन की जगह पर अगर इथाइल ग्रुप होगा, इथाइल, यहां फिर से गलत है, आप सही कर लीजिएगा, यहां फिर से गलत है, आप सही कर लीजिएगा। इथाइल होता है, बता रहा हूं, C2H5 है ना। अगर मिथाइल ग्रुप है CH3 तो ऑर्डर आएगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ का, और अमोनिया लास्ट में ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ये एक्वस की कहानी है। अगर इथाइल आ जाए, 2 कार्बन, 2 डिग्री नो डाउट आगे रहेगा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में क्या आ जाएगा जी, अमोनिया आ जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे आप, इस बात को भूलिएगा नहीं। और आपसे ये पूछा जाए कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, और वहां कुछ बोले ही ना कि एक्वस में या गैसियस में, तो आप एक्वस मीडियम ही लेके चलेंगे, मीडियम लिखा हुआ है, एक्वस मीडियम ही लेके चलिएगा, ठीक है। प्लीज याद रखेंगे इस चीज को कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है, 3 डिग्री आएगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और सबसे आखिरी में अमोनिया। लेकिन एक्वस में पूछा गया है तो आप ये चेक कीजिए, कार्बन की जगह पर मिथाइल रखा है या कार्बन की जगह पर इथाइल रखा है। मिथाइल रखा है तो 213 और इथाइल रखा है तो 231 और लास्ट में आ जाएगा क्या, आपका अमोनिया, ठीक है। तो मैंने इस पे थोड़ा टाइम इसलिए दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब 2 छोटा छोटा टर्म बचा हुआ है, क्या क्या है भाई, देख लेते हैं। एक है ब्रेड्स रूल और दूसरा जो है, एक है ब्रेड्स रूल और कुछ है क्या, ब्रेड्स रूल के बाद क्या है, बॉन्ड लेंथ, ब्रेड्स रूल और बॉन्ड लेंथ। आइए मैं आपको समझाता हूँ, इधर नोट तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ फोकस कीजिए, चल रहा है जी। ब्रेड्स रूल ज़्यादा सही से नहीं मिलेगा आपको, इधर दिखा रहा हूँ मैं। अब देखिए ब्रेड्स रूल क्या बोलता है, ब्रेड्स ब्रेड्स का नियम क्या कहता है, आप समझिएगा ध्यान से। ब्रेड्स रूल ये बोलता है, एक टर्म है यहाँ पर दोस्त, ब्रिज हेड। अब ब्रिज हेड क्या होता है आप समझिए जरा ध्यान से। ये जो दो मैं जो डार्क कर रहा हूँ ना, वो बोलते हैं अपन ब्रिज हेड। ये है ब्रिज हेड, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मतलब कैसे पता करेंगे, देखिए ब्रिज को जोड़ने वाला जो एटम होगा, ब्रिज को, तीनों चीज को जोड़ने वाला एटम तो यही है ना, और नीचे यही है। तो ब्रेड्स बाबा ये कहे हैं सिर्फ कि ब्रिज हेड जो है ना, वो आप sp2 नहीं बना सकते, sp2 नहीं बना सकते, यानी साफ साफ वो भाषा में बोला, उसको आप प्लेनर नहीं कर सकते। प्लेनर नहीं कर सकते का क्या मतलब है, तुम समझिए ध्यान से। ये है आपके सामने ब्रिज ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, ऊपर भी है वही ब्रिज हेड कार्बन, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ब्रिज हेड कार्बन। तो जरा देखो ध्यान से, ये ब्रेड्स क्या बोलता है कि या तो आप यहाँ डबल नहीं कर सकते क्योंकि आप sp2 नहीं बना सकते ब्रिज हेड को, ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर आप ऐसा कुछ रेडिकल नहीं बना सकते क्योंकि रेडिकल भी sp2 होता है, वो करना नहीं है, समझ रही है बात को। और क्या बोलता है, इस तरीके से कार्बोकेटायन भी नहीं लगा सकते, कार्बोकेटायन भी sp2 होता है, ये सब चीजें नहीं चलने वाला है। तुम बोलोगे तो क्या चलेगा, आइए अगर मान लिया जाए आपका डबल बॉन्ड इधर है, इधर डबल बॉन्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड इधर sp2 चलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है, sp2 चल सकता है। यहाँ और यहाँ नहीं होना चाहिए sp2, तो ब्रिज हेड वही है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस चार्ज लगाना चाहते हैं अपन तो यहाँ लगा सकते हैं sp2, ये चल जाएगा क्योंकि ब्रिज हेड इधर है, समझिए इस बात को, ये भी चल जाएगा। अगर आप डबल लगा दिए, प्लस लगा दिए, मान लिया जाए रेडिकल लगाना चाहते हैं, लगाइए इधर, ये भी sp2, ये भी चल जाएगा क्योंकि इधर नहीं लगाना है, ठीक है। तो ब्रेड्स ज्यादा कुछ नहीं बोला, यही बोला कि ब्रिज हेड सेंटर को sp2 नहीं करने का। जैसे आप देखिए, इसको लिखने का एक्चुअली एक और तरीका है, मान लिया जाए
इसी को हम लिखना चाहते हैं एक और फॉर्म में, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए ऐसे, इधर कितना कार्बन है जी, एक और एक दो। राइट साइड कितना कार्बन है, एक और एक दो। लेफ्ट साइड कितना कार्बन है, एक और एक दो। क्लियर। और बीच में कितना कार्बन है, एक और एक दो। ये लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर से दिखा सकते हैं क्या, ये जोड़ दिए। और डबल देखो कोना में है, कितने है डबल जी, डबल यहाँ डबल लगा हुआ, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और इसमें ब्रिज हेड कौन होगा, ये होगा ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड कार्बन। तो बस इतना बोला ब्रेड्स कि ब्रिज हेड सेंटर को आप प्लेनर नहीं कर सकते, ना ही प्लस लगा सकते हैं, ना ही रेडिकल लगा सकते हैं, और ना ही डबल लगा सकते। क्लियर, इतना ही बोला और कुछ नहीं है। इसके कई सारे एप्लीकेशन है जो आगे हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है। और अभी जो क्लास चल रहा है उस क्लास में तो ये सब चीजें हो ही रहा है, तो ये आपको अलग से नोट करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। हालांकि नोट्स में ये चीज मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, बट चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। एक छोटा सा टर्म और है जिसे मैं बताना चाहूंगा, एक छोटा सा टर्म और है, ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड खत्म हो जाए। क्लियर। चलिए व्हाइट वाला यूज करते हैं, ये ब्रेड्स रूल खत्म हो गया। लास्ट स्लाइड है, वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, और वहाँ है बॉन्ड, मैं लिख रहा हूँ रोटेशनल, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ये चार मैंने एक साथ इसलिए लिखा है तो चारों को देखिएगा आप तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आइए सबसे पहला चीज मैं आपको ये समझाना, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बना है, यहाँ डबल है, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड की लंबाई अगर बॉन्ड लेंथ सिंगल की पूछी जाए तो 1.44 एंगस्ट्रॉन होता है, डबल की लंबाई पूछी जाए 1.34 एंगस्ट्रॉन होता है, और ट्रिपल की पूछी जाए 1.20 एंगस्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से क्या समझ रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है, डबल की थोड़ी छोटी और ट्रिपल की और छोटी। बिल्कुल सही है, सिंगल डबल ये। अब एक सवाल देखो आप, अगर मैं आपके सामने ले लूँ ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और एक ले लेते हैं CH2 CH और H, मैं डबल बनाना चाहता हूँ, ये लो डबल बन गया यहाँ। ये है A और ये है आपके सामने B, और पूछा जाए कि बताइए बॉन्ड लेंथ, किस बॉन्ड की बात हो रही है, बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या ख्याल है। तो अभी अभी ये बात आप समझ चुके हैं, सिंगल की लंबाई ज़्यादा होती है, तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए तो बताओ क्या A वाला का लंबाई ज़्यादा हो जाएगा B से। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, दो बॉन्ड की एक बॉन्ड, जाहिर सी बात है दो बॉन्ड, तो बी ग्रेटर देन ए हो जाए, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर होता है दोस्त किसी दो एटम के बीच कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं। तो यहाँ देखिए दो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ तो एक ही बॉन्ड बना है, तो बी का ज्यादा हो जाएगा ए से। बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर, बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है कि बॉन्ड्स को घुमाने में कहाँ ज्यादा दिक्कत आ रही है। भाई साहब सिंगल तो खड़ा ऐसे ऐसे घूम जाता है, डबल नहीं घूमता, तो बी को घुमाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो बी ग्रेटर देन ए हो गया। यहां से एक चीज देखिए, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आया और बाकियों का जो ऑर्डर आया उससे उल्टा आया है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये इसका डायरेक्टली है बॉन्ड ऑर्डर, और ये इसका डायरेक्टली है बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर। क्लियर। कोई भी एक चीज निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। और याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ जो है इन सबसे इनवर्सली का रिलेशन रखा है, क्योंकि उल्टा आया है उधर। देखो देखो जरा ध्यान से, तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, बॉन्ड लेंथ निकालना है। बॉन्ड लेंथ की बात हो गई है, बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या ख्याल है, किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस को रेजो भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू।
एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। समझिए, एक बार डायरेक्टली भी है, एक बार इनवर्सली भी है। ये कब लगाना है? इफ बॉन्ड इज इनिशियली डबल। अगर बॉन्ड शुरुआत में डबल है और एक्सटेंट मतलब जितना अच्छा और जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी। इफ बॉन्ड इज इनिशियली सिंगल, अगर बॉन्ड शुरुआत में सिंगल है, समझिए इस बात को, बॉन्ड अगर शुरुआत में सिंगल है, वो जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा और बॉन्ड की लंबाई जो है वो घट जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए, आपके सामने मैंने लिया डबल, मैंने आपको कहा कि इस बॉन्ड पे फोकस रखिएगा, रेजोनेंस कराइए, डबल का रेजोनेंस चल रहा है। ये बताओ यहाँ आ जाएगा डबल, आएगा कि नहीं? यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ध्यान से सुनो, रेजोनेंस के पहले जहां एरो लगा है वो बॉन्ड है डबल, रेजोनेंस जो हुआ वो बॉन्ड सिंगल हो गया जहां एरो लगा है, और जहां सिंगल था रेजोनेंस के बाद वहां डबल हो गया है। मतलब रेजोनेंस से होता क्या है, जो डबल है में सिंगल कैरेक्टर आ जाता है, और जो डबल है उसमें सिंगल आता है कैरेक्टर, और जो सिंगल है उसमें कैसा कैरेक्टर आता है? डबल का कैरेक्टर। समझिए, रेजोनेंस से यही ना होता है, सिंगल डबल में जाता है, डबल सिंगल में जाता है। तो अगर बॉन्ड शुरुआत में आपको डबल दिख रहा है और वो जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उसमें सिंगल कैरेक्टर आएगा, सिंगल कैरेक्टर बोले तो सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है। अगर बॉन्ड शुरुआत में आपको सिंगल दिखा, जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उसमें डबल कैरेक्टर आएगा, और डबल कैरेक्टर डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, बॉन्ड की लंबाई घट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दूं, यहाँ देखिए NH2, क्लियर, और NH2 यहाँ भी है डबल, और देखिए यहाँ और यहाँ डबल, और नेक्स्ट जो है वो है NH, यहाँ यहाँ और यहाँ डबल। ठीक, और बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ लिया जाए और मैं एरो लगा रहा हूँ, इसी बॉन्ड की लंबाई पूछी गई है, इस बॉन्ड की लंबाई देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस करेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे पाई है ही नहीं रेजोनेंस करने के लिए, ये बॉन्ड हमेशा सिंगल ही रहेगा। ओके, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इसमें थोड़ा डबल कैरेक्टर आएगा, एक पाई के साथ रेजोनेंस करेगा। यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इसमें भी डबल कैरेक्टर आएगा लेकिन 2 पाई के साथ रेजोनेंस। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर अगेन रेजोनेंस करेगा, 3 पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसमें भी डबल कैरेक्टर आएगा। अब समझिए, बॉन्ड शुरुआत में क्या था, किधर गया भाई? बॉन्ड शुरुआत में सिंगल था ना, जहां एरो लगा है शुरुआत में क्वेश्चन में, यस, वो जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उसमें डबल कैरेक्टर आएगा और बॉन्ड की लंबाई घट जाएगी। ये वाला तो हमेशा सिंगल है, ये आ जाएगा सबसे आगे। ये देखिए, ये थोड़ा देर तक रेजोनेंस करेगा तो हल्का डबल कैरेक्टर, थोड़ा और देर तक रेजोनेंस करेगा यहाँ तक तो थोड़ा सा और ज्यादा डबल कैरेक्टर, ये तो काफी ज्यादा लंबे समय तक डबल कैरेक्टर एक्वायर करेगा भाई। यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ ज्यादा डबल कैरेक्टर, अब डबल कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड की लंबाई कम। ए के बाद क्या आ जाएगा? बी, बी के बाद सी, और सी के बाद क्या आ जाएगा? डी। क्लियर? सी के बाद डी। तो जो बच्चे नए हैं, जो अभी 12th ज्वाइन किए हैं, तो जो नोट्स है आपको, जो भी नोट्स वगैरह है या तो आपको ऐप पे मिल जाएगा, अगर ऐप पे नहीं मिला तो ऑफिस में संपर्क कीजिएगा और वहाँ मैम को बोलिएगा कि वहाँ पे आपसे मतलब आपको जीओसी का नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। और जीओसी में मैंने कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यूएससी का क्वेश्चन कीजिए, अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट प्रॉब्लम आता है उसके बाद फिर आप मेरे से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारा का सारा कुछ आपको हेल्प करेगा हाइड्रोकार्बन जो चल रहा है क्लास में, ठीक है। तो आज की सभा समाप्त करते हैं यहीं पर। पूरा जीओसी कंप्लीट हो गया है, थोड़ा फास्ट पेस में हुआ है बट ठीक है, हो गया है। आराम से पढ़िएगा आप लोग भी घर पे तो हो जाएगा, ठीक है।